कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी सही ढंग से चल रही होगी। चलिए, पॉलिटी का हम लोग का सेगमेंट स्टार्ट है, जिसमें से लास्ट डे हम लोगों ने उद्देशिका देखी थी, भारत की उद्देशिका के संदर्भ में और विश्व की उद्देशिका में। हर जो संविधान है प्रत्येक देश के, उनकी अपनी कोई उद्देशिका होती है, उसकी एक प्रस्तावना होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में हम लोग आज आगे देखेंगे कि भारत के संदर्भ में कि भारत में जो संविधान है वह कितने खंडों में विभक्त है, कितनी अनुसूचियां हैं और किन भागों में या किन अनुसूचियों में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, जैसे हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो 22 भागों में विभक्त है, ठीक है। और टोटल आज वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये दो बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी होगी। कारण क्या है कि आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, इसमें आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी भारत एक संघ है, राज्यों का एक संघ है, और उसके जो और राज्य क्षेत्र जो है उसके, यानी कि जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, जहाँ का प्रशासन जो है केंद्र सरकार अपने गवर्नर के माध्यम से गवर्न करती है, तो उनके बारे में हम लोग आज देख रहे हैं। तो जो 22 भाग हैं, पहला भाग अगर हम उसको 22 भागों में संविधान को विभक्त किया गया है, उसके पीछे की मंशा ये रही है कि भारतीय संविधान जो 395 अनुच्छेदों के साथ जो एक बहुत बृहद संविधान है लिखित रूप में, तो इसको आसान करने के लिए या एक एक बिंदु को विभक्त करने के लिए कि जो कि सारे सेगमेंट को अलग कर दिया जाए, आसान होगा समझने के लिए कि किस भाग में किन बातों का उल्लेख किया गया। इसी तरह से आसान करने के लिए 22 भागों में से भाग 1 जो हमारा है वो संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है, जिसमें कुल 4 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, ये भाग 1 में है। उसी तरह से अनुसूचियां हमारी हैं, ठीक है। अनुसूचियां हमारी टोटल 12 है। हालांकि जो हमारा मूल संविधान है उसमें 8 ही अनुसूचियां हैं, ये इसके बारे में हम लोग आगे उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो 22 भाग हमारे हैं, इनमें से पहला भाग जो है हमारा वो पूरी तरह से संघ राज्य क्षेत्रों को, संघ भारत के राज्य और उसके जो है संघ राज्य क्षेत्र जो है उनके बारे में उसमें विवरण दिया गया है। और अनुसूचियां जो है, अनुसूची 1 है, यह भी भारत के राज्य और संघ के बारे में उल्लेख किया गया। तो दो बातें ध्यान रखिएगा कि पूछता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है, तो भाग 1 है और अनुसूची 1, भाग 1 अनुसूची 1, किसमें क्या बातें कही गई हैं। तो मैंने बताया भाग 1 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक का उल्लेख जो है किया गया है वो भाग 1 में किया गया है, ठीक है। एक एक डिटेल में हम लोग देखेंगे उसको। फिर अनुसूची 1 है, अनुसूची 1 में भी 3 बातों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 3 बातों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से पहला उल्लेख किया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र। मैं पहले बात कर लूँ कि अनुसूचियों के बारे में। अनुसूची 1 में जो है उसमें 3 बातें बताई गई संघ राज्य क्षेत्र को लेकर के। उसमें पहली बात जो बताई गई है वह राज्य उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। दूसरा हमारा है संघ और उसके राज्य, मतलब जो है संघ के क्षेत्र, संघ का जो एरिया कवर करेगा वो क्षेत्र। और उसके अलावा तीसरा बिंदु है कि जो अर्जित किया जाएगा, यानी कि किसी के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, चाहे युद्ध के द्वारा या जिस भी तरह से कोई कंट्री विलय करना चाहती है, कोई क्षेत्र विलय करना चाहता है भारत में, या उसको युद्ध के द्वारा जीता गया क्षेत्र है तो उसको अर्जित किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, वो उस तीसरे कैटेगरी यानी ऐसा राज्य क्षेत्र जो अर्जित किया जाए। तो अर्जित करने के सेंस में है कि आप उसे कुछ देंगे, बदले में वो हो सकता है वो हिस्सा दे या आप युद्ध में उसको जीते, तो वो उसके बारे में भी उल्लेख है। एग्जाम में क्वेश्चन से पूछता है, जब इसके पुट बनेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि अनुसूची 1 में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो राज्य और राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, और उसके बाद अर्जित किया गया जो क्षेत्र उसके बारे में उल्लेख किया गया। बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाग 1 के अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद जो 1 से लेकर 4 तक है, इसके बारे में डिटेल कर लेते हैं कि किसमें क्या। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत मिलते हैं, ये आपको याद रहेगा तो आपको बहुत ही मेंस में भी लिखने में भी काम आएगा। और किसी भी टॉपिक पे अगर आप देखेंगे तो एक समझ विकसित होगी। जैसे भी आपने देखा 2015 में भारत सरकार ने क्या किया कि बांग्लादेश में कुछ हिस्सों को भारत ने दिया और बदले में कुछ हिस्सों को बांग्लादेश से लिया। तो ये किस क्राइटेरिया में आता है, किस अनुच्छेद के तहत सरकार ये कर पाई, किस आर्टिकल के तहत इसका उल्लेख किया गया है। तो आप तो ऐसे जानते हैं
कि संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य में दिया गया है, लेकिन 1 से 4 में किसमें है? 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, किसमें है, ये आपको जानना जरूरी है। आइए इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में चर्चा करते हैं। तो पहले थोड़ा संक्षेप में आप जान लीजिए, फिर मैं इस पर आऊँगा व्हाइट बोर्ड पे। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है, आप इसको ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनते जाएं, फिर आपको जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो भी मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूँगा। पहली चीज तो आप जान लीजिए कि पहला एक जो आपका क्षेत्र बता, पहला अनुच्छेद 1 जो कहता है, आर्टिकल 1 जो कहता है, वो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ, ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ, ठीक, यहाँ पे भारत राज्यों का एक संघ होगा, ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। ये अनुच्छेद 1 यही कहता है, सिर्फ इतनी सी बात करता है, भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन संघ होगा तो इसका मतलब इसकी डिटेल में अगर आप जाएंगे तो क्या कहना चाहता है, इसमें कहना ये चाहता है भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि राज्यों के द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा संयुक्त होकर के बना तो होगा राज्य, मतलब एक संघ बने का निर्माण होगा, लेकिन ये संघ के जो राज्य होंगे ये कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। कारण ये है कि ये समझौते का परिणाम नहीं है। ये क्या है? समझौते का परिणाम नहीं है, ये है एक ऐसी सुविधानुसार अपना बनाया गया है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो लिखा गया है, मैंने ये बात स्पष्ट की यहाँ पे, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि भारतीय परिसंघ समझौते का परिणाम नहीं है। प्रशासनिक सुविधा के लिए वो कई हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है, राज्यों को बांटा जा सकता है, किंतु कोई भी राज्य स्वतंत्र होने का हकदार नहीं हो सकता, मैं डिमांड नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि पूरा देश एक अखंड इकाई के रूप में। तो आपका इसमें ये निचोड़ निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर कोई प्रश्न इसमें से इस तरह का बनता है कि क्या भारत के राज्य भारत से स्वतंत्र हो सकते हैं कभी, तो ये आप कह सकते हैं नहीं। ये किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में आपको दिया गया है? तो अनुच्छेद 1 दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है और संघ के प्रत्येक राज्य उससे विभक्त नहीं हो सकते हैं। चूंकि ये समझौते का परिणाम नहीं है, ये प्रशासनिक सुविधा के लिए उसको विभक्त किया गया है, सुविधा अनुसार की आसानी हो राज्य पे प्रशासन करने में, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 ये बात कहता है। और अनुच्छेद 2 जो कहता है वो क्या बात कहता है? वो ये बात कहता है कि देखिए, जब भी संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में, यानी कि राज्यों के बारे में या संघ क्षेत्रों के बारे में अगर कोई नियम कानून बनाने की जो बात होगी, तो ये राज्यों को इस संदर्भ में कोई पावर है नहीं, इसके संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ संसद को पावर है। तो किसी भी तरह का, है ना, किसी भी तरह का राज्यों को के निर्माण में या उसके नाम में परिवर्तन करने में, है ना, उसकी मतलब यानी कि कोई बहुत बड़ा राज्य है, जैसे कि आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश था, अभी हाल ही की बात मैं करूँ, आंध्र प्रदेश था, तो उसको प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या किया, 2 राज्यों में विभक्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश को ऐसे देख लीजिए, तो उसमें जो आंध्र प्रदेश को तेलंगाना राज्य बना दिया गया, प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो दोनों अलग अलग स्टेट बन गए हैं। उसके पहले उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से पहले उत्तराखंड का विभक्त हुआ था, फिर उसके बाद में अब आगे चल करके अभी पूर्वांचल की बात हो रही है और बहुत सारे स्टेट्स में बनने की बात हो रही है। ऐसे तमाम सारे आपको स्टेट मिलेंगे जिनसे राज्यों का बांटा, जैसे महाराष्ट्र से आप देखिए गोवा का निर्माण किया, गुजरात पहले कभी उसी में हुआ करता था, उसका विभक्त किया गया। ऐसे बहुत सारी कंट्री आपको मिलेंगे जिनको अभी आप 2000 में देखेंगे परिवर्तन कितने ढेर सारे हुए थे। मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, ठीक है, और बिहार से आपने झारखंड का देखा, उसका विभक्त किया गया। तो ये सब प्रशासनिक इकाई के लिए जो विभक्त किए गए। तो ये सरकार इसमें कोई संशोधन करना चाहे, किसमें ध्यान में रखिएगा कि कोई संविधान संशोधन को लेकर के कोई नियम बनाना चाहती, विधि कानून बनाने की बात जो हो रही है, बात थोड़ी सी इसमें देखिए थोड़ी गूढ़ता है इसमें, इस बात को समझिएगा कि जैसे कहते हैं सरकार किसी राज्य का बंटवारा कर रही है, मान लो, है, दूसरे राज्य का गठन कर रही है या किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर रही है, तो जो कर रही है वो अनुच्छेद 3 से करेगी। जो उसका स्टेप होगा वो अनुच्छेद 3 के तहत से कार्रवाई करने की उसको पावर मिलेगी, मतलब वो कर मतलब अपनी एक्टिविटीज करेगा, अपने क्रियाकलाप करेगा, लेकिन उसको शक्ति किससे मिल रही है कि किसी के, जैसे मान लो कि हमें संविधान में ऐसा संशोधन करना है कि किसी अब कोई अगली आने वाली सरकार जो है किसी राज्य को आसानी से न विभक्त कर मतलब बांट पाए, या मान लो किसी का बार बार नाम बदल दिया जाता है राज्यों का, तो राज्यों का नाम मान लो ना बदला जा सके, तो इसके लिए कठोर अगर कोई नियम कानून बनाना है, विधि बनानी है, किस चीज के लिए, अगर संसद क्या करना चाहती है कि किसी राज्यों के प्रवेश के लिए, स्थापना के लिए कोई कानून बनाना चाहती है, क्या बनाना चाहती है,
कानून, विधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है कानून बनाने की, ना कि उसको इम्प्लीमेंट करने की। अगर कोई कानून संसद को संघ के नए राज्यों के प्रवेश के लिए या स्थापना के लिए अगर कोई कानून बनाना हो, ठीक है, कानून बनाना कि उसको लागू करना, ध्यान रखिएगा इस बात का, कानून बनाने की जो शक्ति है संसद की, क्योंकि देखिए कोई कानून बनाता है, कौन बनाता है, संसद हमारी बनाती है ना। तो कोई भी राज्यों के लिए या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अगर कोई कानून बनाना है, कैसे कानून, जैसे कोई की किसी राज्य में किसी और राज्य का विलय करना हो, इस तरह का कोई कानून अगर बनाना है, या कोई नए राज्य की स्थापना के लिए कोई नए नियम कानून बनाने हैं, यानी कानूनों में संघ राज्य क्षेत्रों को विलय के लिए या उनके नाम में परिवर्तन के लिए या उनके क्षेत्र में परिवर्तन के लिए कोई नियम कानून में अगर परिवर्तन करना है तो संसद अनुच्छेद 2 के माध्यम से करेगी। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप बात को, ठीक है। अनुच्छेद 2 के माध्यम से ये बात करेगी कि कोई संसद प्रवेश या स्थापना या नाम या इस तरह की चीजों के लिए परिवर्तन के लिए कोई कानून बनाना चाहती है तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी। क्लियर? अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 यही इंप्लीमेंट करने की बात करेगा, इसको लागू करने की बात करेगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कह रहा है संसद साधारण विधि द्वारा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, साधारण बहुमत, ठीक है, सिंपल बहुमत, साधारण बहुमत के माध्यम से संसद चाहे तो किसी भी चीज में क्या कर सकती है, किसी भी राज्य के में परिवर्तन, यानी कि संसद को, ध्यान सुनिएगा, संसद को साधारण बहुमत से ही सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए संसद कोई नियम कानून बनाती है, वो 3 तरह के उसको संविधान संशोधन करने पड़ते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, साधारण विधेयक के द्वारा कोई चीज होता है उसे पारित हो जाता है। एक होता है विशेष बहुमत, साधारण बहुमत कहिए या विधेयक बहुमत ही कहिए, साधारण बहुमत के द्वारा कोई कानून बन सकता है जिसमें आधे से एक अधिक सदस्यों की मतलब जो स्वीकृति होनी आवश्यक होती है, वो एक साधारण बहुमत के आधार पर होता है। दूसरा होता है विशेष बहुमत, जिसमें 2/3 सदस्यों की, सदन के 2/3 सदस्यों की, जितने मेंबर हैं मतलब पूरे पार्लियामेंट के, उसके 2/3 सदस्यों की सहमति हो तब कोई कानून बन सकता है, उसे विशेष बहुमत कहते हैं। और तीसरा होता है विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत तथा आधे मतलब 2/3 बहुमत भी हो और आधे से अधिक बहुमत भी हो, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको जो हमारे जो टोटल 29 राज्य थे, अभी तो वर्तमान में 28 हैं, इसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति हो। तो ऐसे समझिए आप इसको कि एक तो साधारण बहुमत के द्वारा, एक तो विशेष बहुमत के द्वारा, और एक तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ऐसे आप कह सकते हैं इसको, 3 तरह से मतलब है, 3 आधारों पर मतलब संविधान संशोधन होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है, यहाँ बात संविधान संशोधन की नहीं कह रही है, बस कह रहा है कि आधे से अधिक सदस्य यानी साधारण बहुमत में सदस्यों की अगर स्वीकृति हो तो भी ये सीधे से किया जा सकता है। किसी राज्य का मान लो बंटवारा करना है तो संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। क्या है? संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, और संविधान संशोधन साधारण बहुमत द्वारा भी उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। वो केवल साधारण बहुमत के आधार पर ही सदन में कोई चीज पेश कर दे और वो हो जाएगा। लेकिन बशर्ते उसके साथ कंडीशन ये है कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति उस चीज के लिए पहले से वो ले ले। यानी कि मान लो उत्तर प्रदेश का सरकार चाह रही पूर्वांचल का गठन, मतलब नए राज्य का गठन हो जाए, एक पूर्वांचल राज्य बन जाए, संसद ये चाहे तो संसद क्या करेगी, वो सीधे अपने बहुमत के आधार पर, चूंकि सरकार उसकी है तभी वो बहुमत में है, इसका मतलब बहुमत है तो साधारण बहुमत उसके पास है, वो राष्ट्रपति महोदय से जाए और कहे कि श्रीमान हम ये चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नाम बदलना चाह रहे हैं या उत्तर प्रदेश से नए राज्य का गठन करना चाह रहे हैं, प्रशासनिक सुविधा में असुविधा हो रही है, तो राष्ट्रपति महोदय से जाएंगे, राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे देंगे, तो उसके बाद सीधे वो सदन में पटल पे चला आएगा, सीधे मतलब वो आएगा। लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, राष्ट्रपति संबंधित राज्य का, जिस राज्य का वो विषय होता है, उसकी पार्लियामेंट विधानमंडल में उस बात को भेजते हैं कि भाई देखिए आपके राज्य का नाम बदला जा रहा है या आपके राज्य की सीमा बदलने के संदर्भ में इस तरह का संसद ने प्रस्ताव रखा है और ये बातें हैं, तो आप लोगों की क्या सहमति है, तो वो भेज दिया जाएगा उस विधानमंडल को, संबंधित राज्य के विधानमंडल। विधानमंडल उस पर चर्चा करेगा, चर्चा करने के उपरांत चाहे वो सकारात्मक परिणाम दे या मतलब नकारात्मक परिणाम दे, यानी अगर सहमति व्यक्त करे तो और असहमति व्यक्त करो, संसद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संसद जो चाहे वो कर सकती है। समझ रहे होंगे आप लोग बात को, संसद के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब यानी कि विधानमंडल की स्वीकृति अस्वीकृति का कोई असर नहीं पड़ता। मान लो विधानमंडल काफी समय तक उस मैटर को अपने पास रखे रह जाए, मतलब उसको पास ही ना करे अपने यहाँ से, तो वो मान लिया जाएगा कि मतलब उसके कुछ असर नहीं पड़ेगा, वो संसद अपने आधार पर कर लेगी। तो ये क्या है, अनुच्छेद 3 में किया गया है, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको
संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में उसकी सीमा में उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकता है यहाँ पे? संसद। ध्यान रहे बात का, संसद कर सकती है क्या? साधारण बहुमत के आधार पर किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकती है, किंतु संबंधित विधेयक राष्ट्रपति, यहाँ से सुनिए जो बताया मैंने, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत की जा सकती है। क्लियर? किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि बिना राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के संसद में नहीं ला सकता, संसद के पटल पे नहीं लाया जा सकता। ठीक है? अगर यह विधेयक क्षेत्र, सीमा या नाम से संबंधित है, यानी कि जिस राज्य के बारे में विधेयक आ रहा है या उसमें क्षेत्र के द्वारा उसकी सीमा में परिवर्तन को लेकर के है, क्षेत्र में परिवर्तन को लेकर के है, सर ठीक है, नाम में परिवर्तन को लेकर के है, इससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल यानी जिस राज्य के बारे में उस राज्य के विधानमंडल को वो प्रेषित करेगा, किंतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय से बंधे नहीं होंगे, यानी कि इसकी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना, बाध्य नहीं होंगे। वो हो सकता है कि विधानमंडल की राय मान ले, हो सकता है ना भी माने, बाध्यता नहीं है। और यदि नियत समय में विधानमंडल राय नहीं देता है तो भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर? तो ये आपका 3 अनुच्छेद हो गए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है कि मतलब ये राज्यों का एक संघ है, ठीक है, कोई भी संघ से विभक्त नहीं हो सकता, बट नहीं सकता, ये बात बताई गई है। और अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संघ और राज्य के क्षेत्र के लिए अगर कोई कानून बनाना है, कोई विधि बनानी है, तो संसद किस तरीके से विधि और बना सकती है, ये बात बताई गई है। और किसी उसको इम्प्लीमेंट, जिसे जो बना हुआ कानून है, यानी जैसे राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, क्षेत्र को कुछ जोड़ना है, तो ये इस तरह की अगर चीजें करनी है तो सरकार अनुच्छेद 3 के तहत करेगी। यानी कि उत्तर प्रदेश से जैसे उत्तराखंड बना, तो किस अनुच्छेद के तहत सरकार ने किया? अनुच्छेद 3 हो जाएगा। ध्यान रहे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को विभक्त किया गया, अनुच्छेद किसका प्रयोग किया? अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया गया। ठीक है, 2 मत करिएगा, 2 में कानून बनाने, विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, इससे रिलेटेड कानून बना सकता है। संघ और राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कुछ करना हो, उसके लिए कानून बनाना हो तो अनुच्छेद 2, और अगर इसको इंप्लीमेंट करना हो तो अनुच्छेद 3। ठीक, और एक बात बहुत दिलचस्प बात है, ये अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ये तो 3 आपको स्पष्ट हो गया। अनुच्छेद 4 यह कहता है विचार कि ये जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, इसमें क्या हो रहा है? सरकार साधारण बहुमत के आधार पर अपना कार्य कर ले रही है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है, सरकार का जो एक कार्य करने की जो शैली है, यानी कि जो चाहे वो कानून बना ले रही है अनुच्छेद 2 के तहत, चाहे वो अनुच्छेद 3 के तहत इंप्लीमेंट कर ले रही है, तो ये जो प्रक्रिया है, तो क्या ये संविधान संशोधन है? तो अनुच्छेद 4 कहता है नहीं, कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 का जो प्रयोग किया जाता है यह संविधान संशोधन नहीं है। ये अनुच्छेद 4 कहता है। यानी कि कहने का मतलब है किसी राज्य को की नाम परिवर्तित करना है, सीमा परिवर्तित करनी है ना, तो उसमें उसके लिए क्या सरकार को संविधान संशोधन करना होगा? तो ये होगा, कहेंगे नहीं करना होगा, क्योंकि अनुच्छेद 4 यही कहता है कि अनुच्छेद 3 के तहत, या मान लो सरकार को कोई कानून बनाना है, संघ के लिए, राज्य के लिए कोई कानून नया बनाना चाहती है वो, है ना, नाम और सीमा इस तरह की चीजों को लेकर के, उसमें अगर सरकार ने कोई परिवर्तन किया है तो यह भी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रहे, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद और 3 जो है कि द्वारा किए गए कार्य जो है वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। बड़ी दिलचस्प बात है, यही पे टेक्निकल चीजें भी उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा है देखिए, यहाँ पे बताया गया है, संसद जो है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन वाली विधि नहीं समझी जाएगी। और एक बात और ये कि संविधान संशोधन जो हमारा है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? संविधान में संशोधन करने की विधि नहीं समझी जाएगी, यानी कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के तहत जो क्रियाकलाप सरकार के द्वारा किए गए या संविधान संशोधन नहीं है। लेकिन एक दिलचस्प बात यहाँ पर और है, एक बेरूबारी का केस था, 1960 की बात है। एक भारत का जो क्षेत्र पड़ता है बेरूबारी का क्षेत्र, इसमें क्या था कि इसको स्पष्ट करने के लिए संसद में एक लोगों ने एक सवाल पूछा। इसके पहले मैं ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं
कि एक संसद के तहत संसद की जो शक्ति है कि संविधान संशोधन नहीं है अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3, ठीक है, संविधान संशोधन नहीं है, अनुच्छेद 4 का है। तो बेरुबारी का जो मामला आया इसमें सर्वोच्च न्यायालय में के समक्ष एक राय ली गई लोगों की, है ना। राय में पूछा गया कि क्या सरकार किसी भारतीय क्षेत्र को अगर किसी दूसरे राज्य को दे दिया जाए, मतलब किसी दूसरे कंट्री को दे दिया, मान लो भारत का कोई ऐसा क्षेत्र है, दूसरे कंट्री को हम उसको आदान प्रदान करें, कुछ क्षेत्र उसको दे रहे हैं, बदले में उससे कुछ क्षेत्र ले रहे हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है कि हम सामान्य तौर से किसी को कोई अपना क्षेत्र तो देंगे नहीं, बदले में हमको कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या हम उसको अपनी प्रशासनिक असुविधा, कोई बहुत ऐसा क्षेत्र है जो कि उस तरह का क्षेत्र पड़ रहा है जहाँ पे हम उसको सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, वो उस कंट्री से बिल्कुल लगा हुआ है, तो हम चाहें तो उसको दे सकते हैं मानवता के दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए। तो उसमें जो हमारा जो तो ये क्या इसके लिए भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? ये क्या साधारण इसी तरह के कानून से हो सकता है क्या? तो ये दिलचस्प बात बेरुबारी वाले केस में हुआ क्या कि बेरुबारी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यह बात बताई गई कि वो क्षेत्र पाकिस्तान को देना था, ठीक है, ये क्षेत्र पाकिस्तान को देना था, तो पाकिस्तान को दे दिया गया उस क्षेत्र के बारे में। उसी के संदर्भ में कोर्ट में एक मैटर गया जिसमें पूछा गया कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक राय ली गई, लोगों ने प्रश्न आया कि क्या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र एवं सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति निहित है? बात समझ रहे हैं ना कि किसी दूसरे कंट्री को क्या दिया जा सकता है? ये सवाल संसद के समक्ष आया बेरुबारी वाले केस में 1960 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि नहीं, अगर ऐसा कोई होता है, ऐसा कोई वाकया आता है कि भारत सरकार को किसी और को राज्य देना है, कुछ सीमा देनी है या उनसे कुछ अर्जित करना है, तो इसके लिए आपको संविधान संशोधन करना होगा। यानी आर्टिकल 368 यानी 368 इसी के माध्यम से सरकार की संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करती है। किसके तहत? अनुच्छेद याद रखिएगा, संविधान संशोधन सरकार 368 के तहत करती है। क्लियर? तो अगर किसी भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी को देना है, ठीक है, तो उसके लिए संसद का ये कानून अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के तहत नहीं हो पाएगा। उसके लिए संविधान जो अनुच्छेद 4 में इसके बारे में जो बताया गया है कि नहीं ये संविधान संशोधन नहीं है, तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश का राज्य 2 राज्यों में विभक्त कर दिया जाए, ठीक है, कोई हिस्सा उत्तर प्रदेश मतलब जो है उत्तराखंड को दे दिया जाए या कोई हिस्सा उत्तर प्रदेश को दे दिया जाए मान लो वर्तमान समय, तो इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यही क्षेत्र मान लो उत्तराखंड का कोई क्षेत्र हमको नेपाल को देना हो, या हमें पाकिस्तान राजस्थान का कोई क्षेत्र या पंजाब का या जम्मू एंड कश्मीर का कोई क्षेत्र हमको देना हो पाकिस्तान को, तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी संसद को, ठीक है। ये था बेरुबारी वाले केस में। इसके अलावा देखिए इसके लिए क्या करना पड़ा, 9वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। कब करना पड़ा था? बेरुबारी वाले केस में 9वां संविधान संशोधन करना पड़ा 1960 में। बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था, ठीक है, बेरुबारी वाले केस में पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। इसी तरह का एक वाकया 2015 में 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा जब बांग्लादेश से भारत के कुछ राज्यों को, कुछ गांवों को दिया गया, बांग्लादेश को बदले में कुछ दिया गया, उसके लिए सरकार को 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। उसी के आधार पर ये चीजें हो पाई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को कोई क्षेत्र देना हो विदेशी उसमें, तो फिर संविधान संशोधन करना पड़ता। तो इस तरह से आज संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में ये बिंदु हुआ। इसका अगला जो पॉइंट इसमें है वो आपका है भारतीय राज्यों के संदर्भ में डिटेल करने के लिए है कि जैसे भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन किया गया उसकी डिमांड की गई, तो फिर उसके बाद में संघ में कितने राज्यों के कितने, पहले जो मूल संविधान था उसमें राज्यों को कितने भागों में विभक्त किया गया, समूह के समूह समूह और समूह के राज्यों के बारे में ये उल्लेख हम लोग इसके अगले स्टेप में करने जा रहे हैं। हाँ, ये तो बात हुई आप लोगों की कि हमारे जो क्षेत्र हैं कितने भागों में हमारा विभक्त है पूरा। इसको आपने जाना कि अनुच्छेद 4 तक हमारे क्या क्या बातें बताई गई हैं, और इन सभी में आपने देखा कि बात बताई गई है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। तो सवाल पैदा होता है कि ये राज्य जो बने हमारे हैं, वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। तो ये स्वरूप क्या रहा होगा, क्या वैसे ही रहा होगा? क्योंकि हम लोगों ने भाग 1 में जो देखा
या अनुसूची 1 में जिसका उल्लेख है संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, अनुच्छेद 1 से 4 तक उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें डेफिनेटली किसकी बात रही होगी? राज्यों के संदर्भ में। तो बात करते हैं अब हम लोग राज्यों के बारे में, राज्यों की चुनौतियों के बारे में, राज्य गठित कैसे हुए, कितने राज्यों का गठन हुआ, राज्यों के गठन के लिए क्या मानक बनाए गए, ये सारी चीजें देखते हैं। तो होता क्या है कि ये जो 4 अनुच्छेद आपके हैं, इसमें तो स्पष्ट हो गया कैसे कैसे क्या करेंगे। आगे की बात होती है क्या कि जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, तो सबसे पहले चर्चा किस पे छिड़ेगी? जिस सारे भागों में कन्वर्ट थे, 22 भागों में पूरे संविधान को हमारे विभक्त किया गया है। एक तरह से समझिए हमारे संविधान के जो अंग हैं वो 22 भागों में विभक्त है, सबका एक एक अलग अलग प्रतिनिधित्व है। जैसे पहले को संघ राज्य क्षेत्र में, दूसरे भाग में है नागरिकता के बारे में, तीसरे में फंडामेंटल राइट के बारे में है, चौथे में आपका जो है नीति तत्वों के बारे में है, फिर उसके बाद में चौथा क में है मौलिक कर्तव्यों के बारे में है, फिर उसके बाद 5वें में संघ है, फिर छठे में राज्य है, ऐसे ऐसे करके सारी चीजें हमारी विभक्त की गई हैं। तो जब सवाल पहला बिंदु बनता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, तो निश्चित तौर से संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो टोटल विश्व की, मतलब भारत की पूरी हर क्षेत्र से लोग आए हुए थे। तो लोग अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे कि भाई हमारे राज्य का गठन हो जाए और इस आधार पे हो। और राज्य को गठन का आधार क्या बनता? उसमें गठन का आधार यही बनता भाषाई आधार पर, क्योंकि दक्षिण भारत का जो हमारा क्षेत्र है ये तेलुगु, तमिल, मलयालम, इस तरह की बहुत सारी भाषाएं हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर वहाँ बोली जाती है राज्यों में। तो इस बात को लेकर के संविधान सभा में प्रखरता से बात उठने लगी कि भाई एक राज्य भी होना चाहिए, एक राज्य भी होना चाहिए, इस आधार पर होना चाहिए। तो इसको लेकर के उस समय जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आदरणीय राजेंद्र प्रसाद महोदय, उनके पास एक चुनौती आ जाती है। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने एक कमेटी गठित कर देते हैं, 3 सदस्यीय कमेटी गठित जिसकी अध्यक्षता जो है 4 सदस्यीय कमेटी रहती है, 4 सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है। एसके धर, श्याम धर जिसकी अध्यक्षता करते हैं, एक कमेटी गठित की जाती है और कमेटी को एक मुद्दा दिया जाता है कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान, या इस तरह के बहुत सारे टारगेट उनको टास्क दे करके काम कराया जाता है। किसके द्वारा? एसके धर महोदय को अध्यक्ष बना करके 4 और 3 और सदस्य के साथ में 4 सदस्यीय एसके धर कमेटी गठित कर दी जाती है संविधान सभा के तहत। कब ये कर दी जाती है? आपकी जब हमारा संविधान बन रहा था तभी की बात हो रही है, 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, तो एसके धर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाती है जिसमें ये फैसले करने थे कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या ना किया जाए। तो ये रिपोर्ट ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक है, इसका एजेंडा जो रहता है देखिए भाषाई प्रांतीय आयोग, मतलब इसका जो एजेंडा रहता है 4 सदस्यीय भाषीय प्रांत आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, इसमें यही करता है, इसके लिए मतलब एक तरह से कमेटी जो रहती है ये अपनी बात को देती है कि किस आधार पर, भाषाई आधार पर क्या प्रांतों का गठन किया जाए या ना किया जाए। समझ रहे हैं आपको? तो ये रिपोर्ट अपनी 10 दिसंबर 1948 को जो पेश करती है तो उसमें भाषा की जगह पर, यानी भाषा जो शब्द है भाषाई आधार पर गठन किया जाए, उसकी जगह पर ये क्या मतलब सुझाव देता है? प्रशासनिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, वित्तीय और विकास की सुविधा के आधार पर रिपोर्ट अपनी पेश करता है और कहता है कि भाई इस आधार पर, ये आधार होना चाहिए राज्यों के गठन के लिए, न कि भाषा राज्यों के गठन के लिए आधार होना चाहिए। समझ गया मेरे ख्याल से? जो 4 सदस्यीय एसके धर आयोग का जो गठन किया गया था, ये क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करा जाए या ना करा जाए, इस आधार पर किया गया था। तो उन्होंने संस्तुति की कि नहीं, प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो ये तो रिपोर्ट आ गई, लेकिन इसमें तो हल्ला मचना शुरू हुआ, क्योंकि उस समय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी। तो कांग्रेस ने क्या किया कि एसके धर की जो कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसको और मॉडिफाई करने के लिए इन्होंने कांग्रेस कमेटी के 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई और जिसमें एसके धर ने जिन आधारों पर राज्यों के गठन की मांग को रखा था उस पर इन्होंने अपनी कमेटी रखी, जिसे जेवीपी कमेटी के नाम से आप सुने होंगे, जिसमें जो कांग्रेस के एसके धर आयोग, कांग्रेस ने क्या किया, एसके धर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जवाहरलाल नेहरू
ये 3 लोग थे। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन सभी के पहले अक्षरों के आधार पर, जैसे जवाहरलाल जी से, वल्लभ भाई पटेल जी से, पट्टाभी सीतारामैया, जेवीपी कमेटी गठित की गई 3 सदस्यीय। इनको ये आधार बनाना था कि इनको भी यही, क्योंकि देखिए उस समय कांग्रेस, मैंने अभी बताया आपको कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी कि कांग्रेस से सभी की अपेक्षा लगी हुई थी। तो कांग्रेस ने अपनी कमेटी गठित करके उस पर आधार पे देखा कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए, और आधार इन्होंने बनाया किसका? एस के धर्म ने जो अपनी सिफारिशें दी थी उसको ध्यान में रखकर के उनको रिपोर्ट देनी थी। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट को, जब अपनी रिपोर्ट दी कांग्रेस ने, ये कांग्रेस की 3 सदस्यीय टीम ने, तो उसमें इन्होंने कहा कि हाँ वास्तव में जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं है। यानी कि इसमें देखिए इन्होंने रिपोर्ट जो प्रेस्क्रिप्ट में लिखा, मैंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया। यानी कि इन्होंने जेवीपी जो कमेटी गठित की थी, इसमें भी क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के विरोध किया गया। तो ध्यान रखिएगा, एसके धर कमेटी ने भी विरोध किया था और जेवीपी कमेटी ने भी विरोध किया था। तो पूछता है, इस एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि जेवीपी कमेटी किसके लिए गठित की गई थी, या आप सीधे पूछेगा ये 3 मतलब जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए कांग्रेस ने जो कमेटी गठित की थी उसमें कौन कौन से सदस्य थे या नहीं थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी कमेटी थी, जेवीपी वाली कमेटी थी। इसमें कौन कौन से सदस्य थे? जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। और सबसे पहले जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो या ना गठन हो, उसके जो कमेटी गठित की गई थी किसके द्वारा? संविधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। उसके एसके धर उसकी अध्यक्षता करते हैं। उन्होंने भी भाषाई आधार को आधार नहीं माना था। ठीक है, उन्होंने क्या प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय और प्रशासनिक सुविधा के लिए, विकास की सुविधा के लिए आधार को एजेंडा बनाया था। ठीक है, तो ये तो हो जाता है इस तरह की बात। यानी कि कांग्रेस ना तो मानती है, ना ही संविधान सभा की कमेटी मानती है भाषाई आधार पर। अब इसको लेकर के एक संविधान गठित हो बन जाता है, आज़ाद संविधान लागू भी हो जाता है। लेकिन इसके बाद बड़ी प्रखरता के साथ तेलुगु भाषियों ने बड़ी पुरजोर तरीके से डिमांड रखते हैं और एक अलग राज्य के गठन की मांग करते हैं। ये जब संविधान हमारा बन जाता है उसके बाद की बात है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, तो तेलुगु भाषी लोगों ने अपने भाषी क्षेत्रों को, जितने लोग बोलते हैं जिन क्षेत्रों में, उनको लेकर के एक नए राज्य गठन की मांग करते हैं, आंध्रा की मांग करते हैं, आंध्र प्रदेश की मांग करते हैं। तो सरकार इसको मानती नहीं है। लेकिन इस मांग को मनवाने वाले जो बड़े कद्दावर लोग रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा सा नाम रहा है, उसमें से पट्टी श्री रामल्लू साहब जो रहते हैं, ये बड़े कद्दावर व्यक्ति रहते हैं, कांग्रेसी व्यक्ति रहते हैं। वो क्या करते हैं कि 56 दिनों का आमरण अनशन कर देते हैं, और जिस आमरण अनशन के दरमियान उनकी मृत्यु हो जाती है, और इस मृत्यु से काफ़ी मतलब एक स्थिति ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हंगामे की स्थिति क्रिएट हो जाती है, खड़ी हो जाती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार रहती है वो बिल्कुल एक तरह से लड़खड़ा सी अपनी सी जाती है, और वो तुरंत आनंद फानंद में निर्णय ले लेती है 1952 में, और कहती है कि उनकी मृत्यु के बाद ये कह देना पड़ता है नेहरू जी को कि एक भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए 1953 में, तिथि लिखी हुई है आपको, 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया गया, तो आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी जाती है। और पट्टी श्री रामल्लू जो है, उनकी जो मृत्यु होती है 15 दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो जाती है। पट्टी श्री रामल्लू, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं की रिक्वायरमेंट, इन्हीं की डिमांड पे, या इन्हीं की हट पे और मृत्यु हो जाने पर के कारण से ये आंध्र प्रदेश के गठन की मांग कर दी जाती है। एक चीज़ और भी इसमें देखिए मेंशन करनी है आपको कि ये पूछता है कि जैसे एसके धर की रिपोर्ट, एसके धर की ने रिपोर्ट अपनी कब पेश की थी, वो तिथि पूछता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ मेंशन किया 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के पटल पर रखता है। और जेवीपी जो कमेटी रहती है, ये अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है 1 अप्रैल 1949। ठीक है, ये तिथि भी थोड़ी याद रखिएगा। तो पट्टी श्री रामल्लू ने जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन जो कर देते हैं अपने, तो ये आधार इनका बन जाता है कि भाई गठन हो जाता है। 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर लिया गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब राज्य का गठन कर लिया जाएगा तो ये डिमांड और भी क्षेत्रीय भाषी लोग हैं, वो इसको बड़ी प्रखरता से अपनी बात को कहने लगते हैं कि भाई हमको भी अपने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है, बड़ी प्रखरता के साथ ये बात उभर के आती है। तो इससे सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है कि भाई अब कैसे क्या किया जाए। तो मजबूरन क्या करना पड़ता है, इनको 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर देनी पड़ती है।
जिस कमेटी में ये बात कही जाती है कि भाई पूरे भारतवर्ष में कितने राज्यों का मतलब बांटा जाए और कैसे कैसे क्या किया जाए, इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए, अन्यथा ऐसे तो दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। तो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में एक नेहरू जी ने एक कमेटी गठित करवाई, जिसके और अन्य सदस्य 3 सदस्य थे और अध्यक्षता की थी आदरणीय फजल अली साहब ने की थी। और इसके थे के.एम. पनिक्कर साहब और हृदयनाथ कुंजरू, ये इनके 2 सदस्य थे। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है ये कि मतलब जो है ये कौन कौन से लोग थे जिन्होंने ये राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 जब जो लागू हुआ, ये किस आयोग की सिफारिश के आधार पर हुआ था, तो फजल अली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेम है, इनको आप ध्यान रखिए। इन्हीं के आधार पे, नाम के आधार पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अभी आगे बताऊंगा मैं, गठित किए गए थे। ठीक है, तो 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू की 3 सदस्यीय अध्यक्षता कर रहे थे। फजल अली ने राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। क्या गठित किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और इन्हीं की संस्तुति के आधार पर, इसकी रिपोर्ट के आधार पर, किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। और राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहा था? फजल अली साहब कर रहे थे। इनके 2 और अन्य सदस्य कौन कौन से थे? के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू साहब थे। इन्हीं के आधार पर जो आयोग ने रिपोर्ट दी थी, इसी के आधार पर 30 दिसंबर 1955 को यह रिपोर्ट पेश की जाती है और इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, यह रिपोर्ट किसकी? राज्य पुनर्गठन आयोग वाली जो रिपोर्ट थी फजल अली की अध्यक्षता में, यह 30 दिसंबर 1955 को पेश की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर जो सिफारिश की गई थी, उसके आधार पर 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया जाता है। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया जाता है, उसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया जाता है। 7वें अधिनियम के अनुसार 7वां संविधान संशोधन किया जाता है। और जो संविधान में जो मूल संविधान था, उस समय संविधान को हमारे 4 श्रेणियों में बांटा गया था। समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ, या ABCD आप कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। 4 श्रेणियों में हमारे भारतवर्ष के संपूर्ण राज्यों को बांट दिया गया था। उसमें आधार बनाया गया था कि क श्रेणी के राज्य, ख श्रेणी के राज्य, ग श्रेणी के राज्य और घ श्रेणी के। इसके बारे में कभी हम लोग और चर्चा करेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये 4 श्रेणी के हमारे राज्य बनाए गए थे उस समय जब हमारा मूल संविधान था। लेकिन मूल संविधान में परिवर्तन किया जा रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 जो बनाया गया फजल अली की अध्यक्षता की कमेटी की सिफारिश के आधार पर, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, जो मूल संविधान में समूह क, ख और ग थे, इसको ध्वस्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मूल संविधान के राज्यों के 4 श्रेणी जैसे क, ख, ग और घ को समाप्त कर दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाप्त कर दिया जाता है। 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया जाता है। फिर समय के साथ ये मूल रूप से आप देखेंगे कि अगर कुछ एग्जाम में पूछता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत कितने राज्यों का गठन किया गया था, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान समय में देखेंगे आज वर्तमान समय में 28 राज्य आप देख रहे हैं। और इसके पहले आपने देखा था कि कुछ दिन पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर 8 हो गए, उसके पहले 7 थे, पहले 29 राज्य थे। तो ये समय समय पर परिवर्तित होते रहे हैं। तो ध्यान में आपको रखना क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग है ना 1956 के तहत कितने राज्य थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये सब तथ्य याद रखिएगा। और समय के साथ साथ बेटा ये राज्य और एक्स्ट्रा राज्य इसमें जुड़ते जाते हैं। वो कभी और किसी और वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे राज्यों के गठन के बारे में, और आज वर्तमान समय में कितने राज्य हैं इनके बारे में जान चुके होंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए वीडियो को। इस लगभग करीब में सारे कंपटीशन के आपके क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। एक भी क्वेश्चन शायद छूटेगा नहीं। आप लोग कोई भी टेस्ट पेपर आप उठाइएगा जिसमें आपको संग्रह क्षेत्रों के बारे में प्रश्न हो, वो सारे क्वेश्चन राज्यों और संग्रह क्षेत्रों के क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें समाहित हैं। मेंस में भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको समझ विकसित हो गई होगी। 2 वीडियो हम लोग के हो चुके हैं। उद्देशिका का वीडियो हो गया, आज हमारा संग्रह क्षेत्रों का वीडियो हो गया। अगला हम लोगों का नागरिकता पे वीडियो आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये सब। आपको प्री और मेन दोनों के दृष्टिकोण से हर एक कॉम्पिटिशन के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। सिविल के लिए वरदान आपको सिद्ध होगा, बशर्ते आप इसको सीरियसली 2 बार 3 बार सुन डालें। आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत उपयोगी होगा और उसको लाभ उठा पाएंगे।